नमस्कार साथियों, एग्जाम शाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कुछ दिनों से अपनी क्लास नहीं हो पा रही थी, तो एक बार फिर इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम जनवरी माह के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 2 क्लास आ चुकी है करंट अफेयर की। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार उनको भी अवश्य देखें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम जनवरी माह के करंट अफेयर को पूरा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग में खेलने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? क्या है क्वेश्चन? WPL में खेलने वाली राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? योग्या सिंह, गंगोत्री भंडारी, हैप्पी संजीव गर्ग और प्रवीण आमरे। इनमें से कौन सी खिलाड़ी WPL खेलने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी है? तो वो है कौन? हैप्पी संजीव गर्ग जो है WPL में खेलने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी है। ठीक है, अगर हम बात करें हैप्पी संजीव गर्ग की, तो कहां से? राजस्थान के झुंझुनू से रहने वाली है। कहां की? झुंझुनू की। ठीक है, इनकी उपलब्धि क्या है कि WPL में खेलने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी है। ठीक है, कौन सी टीम से खेलेगी? तो गुजरात जायंट्स ने 10 लाख रुपए में इनको खरीदा है। कौन सी टीम ने? गुजरात जायंट्स ने 10 लाख रुपए में इनको खरीदा है। इनके बारे में अगर थोड़ी और जानकारी देखें हम, तो वर्ष 2023 में SMS स्टेडियम जयपुर में आयोजित स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किसमें? 2023 में SMS स्टेडियम में आयोजित स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो कौन है? हैप्पी संजीव गर्ग कहां से? झुंझुनू से है और राजस्थान की पहली खिलाड़ी जो WPL में गुजरात जायंट की टीम से खेली है। ठीक है, आगे हम अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राम जल सेतु लिंक परियोजना हेतु निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट। क्या? राम जल सेतु लिंक परियोजना हेतु निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट किन 2 गांवों को जोड़ेगा? जिस चंबल पे जो निर्माण हो रहा है एक्वाडक्ट का, वो किन 2 गांवों को जोड़ेगा? पीपलदा इंदरगढ़, पीपलदा समेल गोहाटा, दिगोद बूंदी, नवनेरा और गलवा। इनमें से चंबल एक्वाडक्ट किन 2 गांवों को जोड़ेगा? किन को जोड़ेगा? वो जोड़ेगा आपके पीपलदा समेल और गोहाटा। इन 2 गांवों को ये आपस में जोड़ेगा। किस परियोजना के तहत? राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। राम जल सेतु लिंक परियोजना जो कि किसका नाम है संशोधित? पहले की योजना थी पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? राम जल सेतु लिंक परियोजना इसका नाम किया गया है। ठीक है, तो चंबल नदी पर कितने के 2.3 किलोमीटर लंबा, कितने किलोमीटर? 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट 2330 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। कितने करोड़ से? 2330 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। कौन सी नदी पर? तो चंबल नदी पर बनाया जा रहा है। कितना लंबा है? तो 2 से 2.3 किलोमीटर लंबा है। इसका कार्य कब तक पूर्ण होगा? इसका कार्य पूर्ण होगा जून 2028 तक इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। कब तक? जून 2028 तक। अगर हम बात करें कि इस एक्वाडक्ट का मार्ग क्या है, मतलब किन किन को आपस में जोड़ेगा, तो किन को जोड़ेगा? कोटा जिले की दिगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव। कहां का? कोटा जिले की दिगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव को किससे जोड़ेगा? बूंदी जिले की इंदरगढ़ तहसील के गोहटा गांव। कौन सा? गोहटा गांव से आपस में जोड़ेगा। ठीक है, कोटा जिले की और बूंदी जिले के 2 गांव है। कौन से? पीपलदा समेल गांव और इंदरगढ़ तहसील के गोहटा गांव। इन दोनों गांवों को ये आपस में जोड़ेगा। इसके आगे अगर हम बात करें तो जल परिवहन प्रणाली परियोजना के तहत क्या है इसकी प्रणाली? तो जो परियोजना है कौन सी? राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत कालीसिंध नदी पर, कौन सी नदी पर? कालीसिंध नदी पर बने नवनेरा बैराज से पानी को पंप हाउस द्वारा कौन सी नदी पर? मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इस जो परियोजना है इसमें परिवहन प्रणाली अगर हम देखें, जल परिवहन प्रणाली, तो किसको जोड़ेगा? तो परियोजना के तहत कालीसिंध नदी पर जो नवनेरा बांध बना है, कौन सा?
नवनेरा बांध बना है उसको पंप हाउस द्वारा, किसके द्वारा, पंप हाउस द्वारा लिफ्ट कर मेज नदी में जल को छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये एक्वाडक्ट है, ये कितना किलोमीटर लंबा है, ये 2.3 किलोमीटर लंबा है। कितने करोड़ की लागत से बनेगा, तो 2330 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। कब पूरा होगा, तो वो होगा जून 2028 तक इसका पूरा होगा। कौन कौन से गांव को, पीपलदा समेल कोटा का और गोहाटा गांव बूंदी का, इन दोनों को आपस में जोड़ेगा। परिवहन की अगर हम बात करें तो काली सिंध नदी पर नवनेरा बांध से मेज नदी में पंप हाउस द्वारा यानी कि लिफ्ट करके जल इसमें छोड़ा जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रेरणा 2.0 अभियान के बारे में निम्न में से सत्य कथन है। क्या पूछा है कि प्रेरणा अभियान 2.0 है, उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला क्वेश्चन है, प्रेरणा अभियान 2.0 की अवधि 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 है। कब से कब तक, 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक। अभियान का संचालन ICDS निर्देशालय द्वारा किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है, अभियान का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु पोषण व स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना है। इनमें से प्रेरणा अभियान 2.0 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, 2 और 3 और सभी सही है, उपयुक्त सभी। इसके बारे में जो है प्रेरणा अभियान 2.0 के बारे में जो है वो आपके सभी कथन इसमें सही है। अवधि क्या है, 19 जनवरी से 19 फरवरी। संचालन कौन कर रहा है, ICDS निर्देशालय द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, मातृ व शिशु पोषण व स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखें, प्रेरणा अभियान 2.0 की अवधि देख लो आप, 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026। संचालन कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती दिया कुमारी के निर्देशन में इसका संचालन हो रहा है। किसके द्वारा, आपके जो उप मुख्यमंत्री है श्रीमती दिया कुमारी के निर्देशन में इसका संचालन हो रहा है। विभाग कौन सा है, तो निर्देशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जो विभाग है इसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं फुल फॉर्म यानी कि प्रेरणा की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। क्या है, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस इसकी फुल फॉर्म है, किसकी, प्रेरणा की। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है या फिर इस अभियान के कार्य क्या है। इसके जो उद्देश्य है वो है, पहला, मातृ एवं शिशु पोषण व स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना। किसको, मातृ एवं शिशु पोषण व स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है ICDS सेवाओं से वंचित पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण करना, जो भी इसके पात्र है उनका इसमें पंजीकरण करना। अब बात करते हैं इसमें लाभार्थी कौन कौन है, किसमें, प्रेरणा 2.0 अभियान में इसके लाभार्थी कौन कौन है, किसको इसका फायदा मिलेगा। सबसे पहले गर्भवती महिला इसके लाभार्थी है, दात्री महिलाएं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल है, और आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाएं ये इसके लाभार्थी रहेंगे। कब से कब तक है, 19 जनवरी से 19 फरवरी तक किसके द्वारा, ICDS के द्वारा इसको संचालन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, RHB 273 बाजरा के संबंध में असत्य कथन है। क्या है, RHB 273 जो कि एक बाजरा की किस्म है, इसके बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन, इसे राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा और ICRI SAT ने विकसित किया है। किसने किया है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा और ICRI SAT ने इसको विकसित किया। दूसरा ऑप्शन, यह बाजरा केवल उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। किसमें, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह 3-वे त्रिदा संकर बाजरा है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। क्या पूछा है, असत्य कथन कौन सा है। इसमें जो असत्य कथन है वो है आपका केवल 2 इसमें असत्य है। क्यों है, क्योंकि बाजरा केवल उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयुक्त नहीं है बल्कि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसको उपयुक्त है। किसमें, निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में।
किसमें है? निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त है। तो कौन सा कथन असत्य है? केवल 2 इसमें असत्य आएगा, बाकी 2 सही है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा ICAR और ICRISAT ने इसको विकसित किया है। यह निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उपयुक्त है। यह क्या है? और 3 वे त्रिदानी संकर बाजरा है। कौन सी किस्म है? RHB 273, जो क्या है? बाजरा के किस्म है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान को PM कुसुम योजना के कंपोनेंट सी, कौन सा? PM कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार किसने ग्रहण किया है? देखो क्वेश्चन घुमा दिया है। पहले तो पूछा, अगर आप मान लेते क्वेश्चन था राजस्थान को PM कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में कौन सा पुरस्कार मिला है, गोल्ड सिल्वर जो भी होता है, तो अपन यहाँ पहले ही दे रखा है कि राजस्थान को PM कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किसने ग्रहण किया है? किसने किया है? नमित मेहता, आरती डोगरा, कुंजीलाल मीणा या भुवन भास्कर। इनमें से कौन है जिन्होंने यह पुरस्कार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? ये किया है आरती डोगरा ने। किसने किया है? आरती डोगरा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों है कि PM कुसुम योजना के कंपोनेंट्स में कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं कंपोनेंट सी में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए राजस्थान डिस्कॉम को कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्ड अवार्ड इसमें मिला है। ठीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विगत 2 वर्ष में राजस्थान इस योजना में अग्रणी बनकर उभरा है, यानी कि लगातार 2 सालों से हम इसमें वृद्धि कर रहे हैं। राज्य में कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट सी में 2877 मेगावाट के कुल 1307 विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके। कितने? 2877 मेगावाट के कुल कितने? 1307 विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित इसमें किए जा चुके हैं। तो कौन सा अवार्ड मिला अपने को? तो गोल्ड अवार्ड इसमें मिला है। अगर हम बात करें नमित मेहता की, कुंजीलाल मीणा की, इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। क्या है? देखिए भुवन भास्कर, किसके बारे में? भुवन भास्कर। भुवन भास्कर नवंबर 2025 में भारत के राष्ट्रपति से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। कौन सा? जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। किसने किया था? भुवन भास्कर ने। और कंपोनेंट सी वाला किसने किया गोल्ड अवार्ड? तो आरती डोगरा ने। अगर हम बात करें कुंजीलाल मीणा की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रथम स्थान के लिए इनको सम्मानित किया। किस कौन से? जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए कौन? कुंजीलाल मीणा। जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? भुवन भास्कर। और नमित मेहता है उदयपुर कलेक्टर को वर्ष 2022-23 के लिए पाली कलेक्टर रहते हुए राष्ट्रीय जम्बूरी में उत्कृष्ट नेतृत्व प्रबंधन, कौन सा? राष्ट्रीय जम्बूरी का जो आयोजन हुआ था उसमें उत्कृष्ट नेतृत्व प्रबंधन करने के लिए सिल्वर, कौन सा? सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया गया था। किसको दिया गया था? नमित मेहता को। तो आरती डोगरा ने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? कंपोनेंट सी में PM कुसुम योजना का गोल्ड अवार्ड उन्होंने ग्रहण किया है। भुवन भास्कर ने जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्राप्त किया है। कुंजीलाल मीणा ने किया है जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। और नमित मेहता ने किया है राष्ट्रीय जम्बूरी के उत्कृष्ट नेतृत्व प्रबंधन करने के लिए सिल्वर एलिफेंट अवार्ड इन्होंने को दिया गया है। इस प्रकार से पुरस्कार है, याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आगे हम देखते हैं कि प्रदेश का पहला जामुन, सीताफल और आंवला प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर कहां लोकार्पित हुआ है? कौन सा? जामुन, सीताफल और आंवला प्रोसेसिंग का सेंटर वो कहां लोकार्पित किया गया है? जयपुर, अजमेर, बलीचा, बीकानेर। इनमें से कहां पर किया गया है? कहां पर किया गया है? बलीचा, उदयपुर में इसको स्थापित किया गया, नहीं लोकार्पित किया गया। किसको? जामुन, सीताफल और आंवला का प्रोसेसिंग जो इंक्यूबेशन सेंटर है कहां पर? बलीचा, उदयपुर में। ठीक है। आगे हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान में किन शहरों में अनाज ATM शुरू किए जाएंगे? क्या है? खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान में किन शहरों में
अनाज एटीएम शुरू किए जाएंगे। कौन से अनाज एटीएम? अनाज एटीएम कहां स्थापित किए जाएंगे? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर, सीकर। इनमें से कहां पर अनाज एटीएम शुरू किए जाएंगे? कौन सी योजना के तहत? खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कहां पर किए जाएंगे? वो किए जाएंगे आपके कहां पर? जयपुर, भरतपुर, बीकानेर में अनाज एटीएम शुरू किए जाएंगे। कौन से अनाज एटीएम? जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में शुरू किए जाएंगे। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी आपके हाल ही में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। एएसआई का एग्जाम है अप्रैल में, फिर जुलाई में एलडीसी का है, जून में फर्स्ट ग्रेड का है, फिर जुलाई में सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। तो ये करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस क्लास से एग्जाम से अलग जुड़े रहे। आपको हर सप्ताह करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 22 से 27 जनवरी 2026 तक राजस्थान बॉर्डर पर कौन सा ऑपरेशन किसके द्वारा शुरू किया है? ऑपरेशन कौन सा है? सर्द हवा। कब से कब तक? 22 से 27 जनवरी 2026 तक राजस्थान बॉर्डर पर ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी। इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वो किया गया किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा शुरू किया जाता है। कौन सा? ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 22 जनवरी से 27 जनवरी 2026 तक, कब से कब तक? 22 जनवरी से 27 जनवरी तक कौन सा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? कौन सा किया है? ऑपरेशन सर्द हवा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ, तस्करी एवं अन्य गतिविधियों को रोकना है। ठीक है, क्या करना है? जो भी गतिविधियां होती है, कौन सी? घुसपैठ, तस्करी, जो भी अन्य गतिविधियां होती है उन सबको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा एक और अभियान होता है, कौन सा? ऑपरेशन अलर्ट। कौन सा? ऑपरेशन अलर्ट, जो कि 2025 में, कब से कब तक? 11 से 17 अगस्त 2025 में किया गया था। कौन सा? ऑपरेशन अलर्ट, जो कि 2025 में कब से कब तक? 11 से 17 अगस्त 2025 तक किया गया था। और 22 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक 26 तक सॉरी, कौन सा है? ऑपरेशन सर्द हवा। कौन सा? ऑपरेशन सर्द हवा। किसके द्वारा? तो बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एकांका गुआ व विंसन मेसी पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराने वाली मनस्वी अग्रवाल का संबंध किस जिले से है? किसका? मनस्वी अग्रवाल, जिन्होंने एकांका गुआ व विंसन मेसी पर्वत चोटी को इन्होंने तिरंगा फहराया, फतेह किया है। तो इनका संबंध कौन से जिले से है? भरतपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और उदयपुर। विंसन मेसी पर देख सकते हैं आप उनके फोटो। और कहाँ की है? तो कहां से? उदयपुर से। कौन से जिले से? उदयपुर जिले से इनका संबंध है। अगर हम बात करें मनस्वी अग्रवाल की, तो उदयपुर से इनका संबंध है। इन्होंने दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित एकांका गुआ, जिसकी ऊंचाई कितनी? 7000 मीटर, और फीट में अगर बात करें तो कितनी है? 23,000 फीट इसकी ऊंचाई है। इसकी चोटी को इन्होंने फतह किया है। किसको? एकांका गुआ को, जो कहां पर है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, दक्षिण अमेरिका की। ठीक है, गीता सामोता के बाद एकांका गुआ पर पहुंचने वाली राजस्थान की दूसरी महिला है। देखो, मनस्वी अग्रवाल से पहले गीता सामोता एक और है जिन्होंने इस चोटी को फतेह किया है। तो उनके बाद, गीता सामोता के बाद कौन? मनस्वी अग्रवाल दूसरी महिला है जिन्होंने इसको फतेह किया है। 23 दिसंबर 2025 को अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विंसन मेसी फतह करने वाली राजस्थान की पहली पर्वतारोही भी ये बनी थी। दो चोटियां करिए, एकांका गुआ की और एक और आपके कौन सी? विंसन मेसी, जो कहा कि अंटार्कटिका की। इन दो चोटियों को इन्होंने फतेह किया है। ये कब किया था? 23 दिसंबर 2025 को, और ये हाल ही में अभी किया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 की राजस्थानी झांकी में किस कला को प्रदर्शित किया गया है? क्या है? गणतंत्र दिवस 2026 की राजस्थानी झांकी में किस कला को प्रदर्शित किया गया है? आप देख सकते हैं झांकी का चित्र है, जिसमें रावण हत्ता वाद्य जो बजा रहे हैं वो राजस्थान की झांकी है। फड़ चित्रकला, ब्लू पोट्री, उस्ता कला, मीनाकारी, इनमें से किस कला को इसमें प्रदर्शित किया गया है? तो कौन सी कला को किया गया है? वो किया गया है उस्ता कला को। कहाँ की है? बीकानेर की है, और राजस्थान की झांकी में इसको प्रदर्शित किया गया है।
अगर हम बात करें तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ किसमें, कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर राजस्थान की झांकी का प्रदर्शन किया गया। वहां पे हर एक स्टेट की अपनी अपनी झांकी प्रदर्शित की जाती है, जिसमें अपने राजस्थान की झांकी भी उसमें प्रदर्शित की गई है, जिसमें उस्ता कला का प्रदर्शन किया गया है। इस झांकी का मुख्य केंद्र क्या है, बीकानेर की उस्ता कला को बनाया गया है। किसको, बीकानेर की उस्ता कला को। उस्ता कला क्या है, तो यह ऊंट के शरीर की खाल पर की जाने वाली सुनहरी शिल्पकारी या नक्काशी की एक विश्व प्रसिद्ध कला है। किसकी, ऊंट की जो खाल है उसके ऊपर की जाने वाली जो शिल्पकारी या नक्काशी एक विश्व प्रसिद्ध कला है। उस्ता कला को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग भी प्राप्त है। क्या है, जीआई टैग भी प्राप्त है। ठीक है, अभी हाल ही में नागौरी अश्वगंधा को भी जीआई टैग में शामिल किया गया है। उससे पहले पाली की अगर हम बात करें तो सोजत की मेहंदी को भी उसमें जीआई टैग प्राप्त है। तो बीकानेर की उस्ता कला को भी जीआई टैग में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन सी प्रदर्शित की गई थी गणतंत्र दिवस की झांकी में, बीकानेर की उस्ता कला को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सांस्कृतिक प्रदर्शन क्या था। तो झांकी के अग्रभाग में रावण हत्था आप देख सकते हो उस चित्र में, इनके हाथ में देख सकते हैं रावण हत्था वाद्य यंत्र है। ठीक है, रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाते हुए लोक कलाकार की मूर्ति उसमें प्रदर्शित की गई है। रावण हत्था एक तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा है, तत्वाद्य यंत्र है, जिसका संबंध पाबूजी की फड़ के वाचन में भी किया जाता है। क्या किया जाता है, पाबूजी की फड़ के जो वाचन किया जाता है उसमें उसको बजाया जाता है। और कौन सा वाद्य यंत्र है, तो तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा, रावण हत्था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, गणतंत्र दिवस परेड में बीकानेर की उस्ता कला आधारित झांकी को गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट, कौन सा, गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट झांकी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो बीकानेर की झांकी उसमें प्रदर्शित की गई है उसको गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट क्या बोलते हैं, गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट झांकी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। जूरी अवार्ड, बेस्ट थीम अवार्ड, पीपल्स चॉइस अवार्ड, पॉपुलर चॉइस अवार्ड। इनमें से गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट झांकी है उसको कौन सा अवार्ड दिया गया, कौन सा अवार्ड दिया गया, वो दिया गया कौन सा, पॉपुलर चॉइस अवार्ड। कौन सा, पॉपुलर चॉइस अवार्ड इसको दिया गया है। वंदे मातरम @150 कार्यक्रम की अगर हम बात करें, इस कार्यक्रम के तहत 26 जनवरी को सेल्फी अपलोड करने के मामले में, किसमें, सेल्फी अपलोड करने के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। किस मामले में, सेल्फी अपलोड करने के मामले में। ठीक है, परेड की हम बात करें तो बीकानेर की उस्ता कला पर आधारित झांकी जिसका शीर्षक क्या था, गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट। ये छोटे छोटे जो फैक्ट दे रखे हैं इनसे अधिकतर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो गणतंत्र दिवस पर झांकी प्रदर्शित की गई थी राजस्थान का, उसका शीर्षक क्या था, किस बारे में अब राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा, किसमें, सेल्फी अपलोड करने में, गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट इसका मतलब राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श इसका शीर्षक था। इसे माय गवर्नमेंट पोर्टल पर पॉपुलर चॉइस अवार्ड भी मिला है। किस पोर्टल पर, तो माय गवर्नमेंट पोर्टल पर पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है। शीर्षक क्या हो गया, गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट। आगे हम बात करते हैं इसकी, हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है तो उनके बारे में भी हम बात करते हैं। पद्म पुरस्कारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, जो पद्म पुरस्कार है उनके बारे में जो कथन दिए गए इनके बारे में आपको विचार करना है। वर्ष 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान की गई है। दूसरा ऑप्शन, पद्म विभूषण पुरस्कारों की कुल संख्या 6 है। तीसरा, इनमें से 13 पद्म भूषण तथा 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। चौथा ऑप्शन है, पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं शामिल है। तो उपरोक्त में से असत्य कथन कौन सा है, क्या पूछा है, असत्य कथन इनमें से कौन सा है, केवल 1, केवल 2, 2 और 4 और केवल 4। इनमें से असत्य कथन क्या है, असत्य कथन है पद्म विभूषण पुरस्कारों की संख्या 6 है, जो कि 6 नहीं होकर कितनी है, 5 है। किसकी, पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी है, पद्म विभूषण की कितनी, 5। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा बी, केवल 2 इसमें असत्य है। पद्म पुरस्कार हम बात कर लें, पद्म विभूषण पुरस्कार 5 किन किन को मिला है। देखिए पहले थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 2026 के लिए
किसके लिए? वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान की है। अगर हम बात करें 131 पद्म पुरस्कार किस प्रकार वर्गीकरण है, तो पद्म विभूषण कितने हैं? 5, पद्म भूषण कितने हैं? 13, और पद्मश्री कितने हैं? 113। कितने? पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं। सूची में विदेशियों, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति तथा 16 मरणोपरांत पुरस्कार भी इसमें शामिल किए गए। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सूची अगर हम बात करें तो श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, इनको मरणोपरांत मिला है। कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। श्री केटी थॉमस जो कि लोक कार्य के लिए मिला है, कहाँ पे है? केरल के हैं। सुश्री एन राजम कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से है। श्री पी नारायणम साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ से? केरल से है। श्री वी एस अच्युतानंद जी, जिनको मरणोपरांत मिला है, तो कहाँ के? लोक कला कार्य में, और कहाँ से? केरल से। इन 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान के किन हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। क्या है कि राजस्थान की किन हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है? गफरुद्दीन मेवाती, तगाराम भील, ब्रह्मदेव महाराज और उपयुक्त सभी। इनमें से किसको पद्मश्री पुरस्कार 2026 मिला है? तो तीनों को ही मिला है, तो उपयुक्त सभी का आंसर आ जाए। किनको मिला है? गफरुद्दीन मेवाती, तगाराम भील और ब्रह्मदेव महाराज, इन तीनों को ही पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा डिटेल देखते हैं कि राजस्थान की किन किन हस्तियों को मिला है, इनका क्या क्या योगदान है। ठीक है, तो राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। पहले कौन है? पहले है स्वामी ब्रह्मदेव महाराज। कौन? स्वामी ब्रह्मदेव महाराज, जो कहां से? श्री गंगानगर से हैं। आप उनका चित्र देख सकते हैं। सामाजिक कार्य के लिए और ये आध्यात्मिक गुरु, इनके लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिन्होंने 13 दिसंबर 1980 को श्री जगदम्बा अंध विश्वविद्यालय श्री गंगानगर की स्थापना की है। किसकी? श्री जगदम्बा अंध विद्यालय, जो कहां पर है? श्री गंगानगर में, उसकी इन्होंने स्थापना करी थी। यह संस्थान नेत्रहीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान भी इनका रहा है। किनका? श्री ब्रह्मदेव यानी स्वामी ब्रह्मदेव महाराज जी, जो कि श्री गंगानगर से हैं। इन्होंने अंध श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना करी थी, इसके लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरे आपके तगाराम भील, जो कि कहां से? मूल सागर जैसलमेर से है। देख सकते हैं आप, अलगोजा वादक है। क्या है? प्रसिद्ध अलगोजा वादक है। ठीक है, इसके अलावा मटका और बांसुरी बजाने भी ये निपुण है। किसमें? अलगोजा तो बजाते बजाते साथ में मटका और बांसुरी बजाने में भी ये निपुण है। 1981 से जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल में निरंतर प्रस्तुति दे रहे हैं। साथ ही 35 से अधिक देशों में थार की लोक संस्कृति का प्रदर्शन भी इनके द्वारा किया जा चुका है। स्वयं अलगोजा का निर्माण भी करते हैं, जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उसका निर्माण भी ये खुद ही करते हैं। कहाँ के निवासी है? तो मूल सागर जैसलमेर के। कौन? तगाराम भील, जो कि जैसलमेर से, और अलगोजा वादक है, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरे गफरुद्दीन मेवाती जोगी। कौन? श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी, कहाँ के? डीग के हैं। इनकी उपलब्धि क्या है? प्रसिद्ध भपंग वादक व मेवाती लोक गायक दोनों है। क्या बजाते हैं? भपंग वादक हैं और मेवाती लोक गायक भी है। महाभारत की ढाणी शैली पांडुन का कड़ा के इकलौते जीवित गायक है। कौन सी? महाभारत की ढाणी शैली में पांडुन का कड़ा के इकलौते जीवित गायक है। ठीक है, 2500 प्लस दोहे कंठस्थ हैं और 60 प्लस वर्षों से लोक कला की सेवा कर रहे हैं। यानी कि इनको 2500 से प्लस अधिक दोहे कंठस्थ से याद है और 60 वर्षों से ये लोक कला की सेवा कर रहे हैं। 12 से अधिक लोक वाद्यों में निपुण है। बपंग, अलगोजा, चिकारा आदि ये इनमें निपुण को बजा सकते हैं। देश विदेश में मेवाती लोक संगीत को नई पहचान इन्होंने दिलाई है। किसने? गफरुद्दीन मेवाती ने। ठीक है, कहां से? डीग से हैं और इनको भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गफरुद्दीन मेवाती जी, तीसरे अपने तगाराम जी भील और तीसरे स्वामी ब्रह्मदेव जी, इन तीनों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 का राज्य स्तरीय समारोह कहां आयोजित किया गया है? कौन सा?
अभी गणतंत्र दिवस 2026 का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, सिटी पैलेस उदयपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर और कुहड़ी सेंट जैसलमेर। इनमें से कहां पर आयोजित किया गया? तो किया कहां पर? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित किया गया है। मेहरानगढ़ जोधपुर में आपका स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया था और यहां पर जैसलमेर में योग दिवस मनाया गया था। कहां पर? खूंडी सेंट जैसलमेर में योग दिवस, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में गणतंत्र दिवस और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस आपके मनाया गया था। राजस्थान का 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? हाल ही में राजस्थान का 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर, बूचारा कंजर्वेशन रिजर्व कोटपुतली बहरोड, मोकला कंजर्वेशन रिजर्व जैसलमेर और आसोप संरक्षण अभ्यारण्य भीलवाड़ा। इनमें से 40वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर, जिसको हाल ही में घोषित किया गया है। तो कौन सा है आपका 40वां कंजर्वेशन रिजर्व है? बूचारा कंजर्वेशन रिजर्व कोटपुतली बहरोड में है। इसको 2025 में घोषित किया गया था। ये कौन सा है? 39वां है। इसके साथ ही मोकला कंजर्वेशन रिजर्व जो कि कहां पर है? जैसलमेर में इसको घोषित किया गया था 2025 में ही। तो ये कौन सा है? 38वां कंजर्वेशन रिजर्व है। और आसोप संरक्षण अभ्यारण्य भीलवाड़ा जो कि 37वां आपका कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। तो अभी हाल ही में कौन सा किया गया है? खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व जो कि कहां पर है? जोधपुर में। और टोटल इसके साथ ही राजस्थान में कुल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो गए? 40 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं। लेटेस्ट अपन देख सकते हैं आसोप संरक्षण अभ्यारण्य भीलवाड़ा में है, इसके बाद मोकला कंजर्वेशन रिजर्व जैसलमेर में है, इससे बाद में बूचारा केन कंजर्वेशन रिजर्व और लास्ट अभी हाल ही में खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की कुश्ती चयन स्पर्धा कहां आयोजित हुई थी? कौन सी? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की कुश्ती चयन स्पर्धा कहां पर आयोजित हुई थी? पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इनमें से कहां पर आयोजित की गई? कहां पर की गई? उदयपुर में इसको आयोजित की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जयपुर का बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? कौन सा? जयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन इनमें से किस संस्था के द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है WWF इंडिया, दूसरा वन विभाग राजस्थान सरकार, तीसरा ग्रीन पीपल्स सोसाइटी और चौथा उपयुक्त तीनों। इसका जो आयोजन किया गया तो वो तीनों संस्थाओं के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। इस फेस्टिवल की अगर हम बात करें, इसकी जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026 की अगर हम बात करें, इसका आयोजन जो हुआ था 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 में इसका आयोजन हुआ है। कब से कब तक? 31 जनवरी से 1 फरवरी 2026 का आयोजन हुआ, यानी कि 2 दिन तक इसका आयोजन हुआ है। कहां पर हुआ है? कानोता कैंप रिसोर्ट जामडोली जयपुर में। कहां पर? कानोता कैंप रिसोर्ट जामडोली जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजक कौन था? तो ग्रीन पीपल सोसाइटी, जो कि इसका आयोजक थी कौन? ग्रीन पीपल सोसाइटी। सहयोग किसने किया है? वन विभाग राजस्थान सरकार और WWF इंडिया के सहयोग से और ग्रीन पीपल सोसाइटी ने इसका आयोजन किया है। 31 जनवरी से 1 फरवरी यानी 2 दिन तक इसका आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? कानोता कैंप रिसोर्ट जो कि जामडोली जयपुर में। थीम क्या है इसकी? थीम है जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड्स। क्या है थीम? जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड्स इसकी थीम है। तो जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026 31 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजन किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? जागरूकता, पक्षी संरक्षण एवं आर्द्र भूमियों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विशेषकर विद्यार्थियों में प्रकृति संरक्षण की समझ विकसित करना। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है कि प्रकृति के संरक्षण के संबंध में विद्यार्थियों में समझ विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये 2 इसके उद्देश्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 47वां मरु महोत्सव जैसलमेर 2026 के विजेताओं के बारे में असत्य कथन है। इनमें से कौन सा असत्य है? मिस्टर डेजर्ट 2026 मनीष पंवार, मिस मूमल 2026 कुसुम पंवार,
मिस्टर पोखरण मनीष पुरोहित और मिस पोखरण 2026 अंकिता सुतार। इनमें से कौन सा असत्य है? वो असत्य आपका मिस पोखरण 2026 अंकिता सुतार को नहीं बल्कि वर्षा भाटी को दिया गया था। ठीक है, किसको? वर्षा भाटी को। इस प्रकार से हमने जनवरी माह के करंट अफेयर को कवर करने की पूरी कोशिश करी है। तो ये आज आपकी जनवरी करंट अफेयर की तीसरी क्लास थी। इससे पहले 2 क्लास आ चुकी है, वो भी नहीं देखी, तो इस क्लास को आप पूरी देखें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।